वेलकम टू सिलेक्शन विचार। ना किसी देरी के चलिए देश की अर्थव्यवस्था की सबसे ताजा धड़कन से शुरुआत करते हैं। पहली बार हमारा ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर गया है। अरे वाह, ये तो सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? और अगर हम सालाना आधार पे देखें यानी ईयर ऑन ईयर, तो ये करीब 8.8% की उछाल है। पिछले साल ये 1,83,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन मैं कहूंगी कि यहाँ सिर्फ 2 लाख करोड़ का जो ये ग्रॉस नंबर है वो पूरी कहानी नहीं बता रहा। असली दिलचस्प बात इसके विभाजन में है। विभाजन मतलब आप सेंट्रल और स्टेट जीएसटी की बात कर रही हैं? हाँ, देखिए, सेंट्रल जीएसटी करीब 40,000 करोड़ है और स्टेट जीएसटी 53,000 करोड़ है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है आईजीएसटी। ओहो, आईजीएसटी, ये करीब 1 लाख करोड़ है ना? बिल्कुल, पूरे 1 लाख करोड़। और ये आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी तब लगता है जब दो राज्यों के बीच व्यापार होता है। सही कहा आपने। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर जो सप्लाई चेन है वो एक बहुत ही अभूतपूर्व गति से काम कर रही है। मतलब जैसे महाराष्ट्र का माल उत्तर प्रदेश जा रहा है हाँ। और तमिलनाडु का गुजरात पहुंच रहा है। हाँ, और ये राज्यों के बीच बढ़ते व्यापार और एक बहुत ही मजबूत आर्थिक भरोसे का संकेत है। फाइनेंशियल ईयर 26 का कुल प्रदर्शन 22 लाख करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल के 20 लाख करोड़ से 8.3% ज्यादा है। बिल्कुल। और शायद इसी मजबूत जीएसटी कलेक्शन का असर है कि वित्तीय वर्ष 27 के लिए जो भारत के जीडीपी के अनुमान आ रहे हैं वो अनुमान काफी विरोधाभासी लग रहे हैं मुझे। वो कैसे? देखिए, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और हमारा रिजर्व बैंक, इन दोनों ने तो 6.9% की सबसे ज्यादा विकास दर का अनुमान लगाया है। और विश्व बैंक ने भी 6.6% कहा है। और आईएमएफ और इकरा ने 6.5 कहा है। लेकिन पेंच यहाँ है कि जो वैश्विक रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उन्होंने अपना दृष्टिकोण बहुत ही रूढ़िवादी रखा है। मतलब उन्होंने अपना अनुमान घटा दिया है। जी, उन्होंने 6.8% से घटाकर इसे सीधा 6% कर दिया है। ओहो, ये तो काफी बड़ा अंतर है, रिजर्व बैंक के 6.9 और मूडीज के 6% के बीच। वही तो मैं सोच रहा था, एक तरफ जीएसटी रिकॉर्ड तोड़ रहा है और आरबीआई इतना आश्वस्त है, फिर मूडीज का नजरिया बाकी संस्थाओं से इतना अलग क्यों है? तो देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, आरबीआई और जो बाकी घरेलू एजेंसियां हैं वो मुख्य रूप से उसी आईजीएसटी वाले आंकड़े को देख रही हैं। मतलब वो आंतरिक व्यापार पर फोकस कर रही हैं। हाँ, वो भारत की मजबूत घरेलू मांग को देख रहे हैं। लेकिन मूडीज का नजरिया वो ज्यादा वैश्विक है। अच्छा, तो वो ग्लोबल फैक्टर्स को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। बिल्कुल, वो दुनिया भर में जो भू राजनीतिक तनाव चल रहे हैं या फिर पश्चिमी देशों में जो मंदी की आहट है, उन सबको ध्यान में रखकर अनुमान लगा रहे हैं। समझ गया। मतलब हमारी नाव तो मजबूत है, लेकिन मूडीज को लग रहा है कि बाहर समुद्र में तूफान आ सकता है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और जब तूफान की आशंका होना तो हमें लाइफ बोट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लाइफ बोट्स यानी हमारी वित्तीय संस्थाएं? जी, और इसीलिए जो हमारी बीमा नियामक संस्था है IRDAI, उन्होंने वित्तीय वर्ष 26 के लिए 3 संस्थाओं को नामित किया है। ये वो DSII है ना, मतलब डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। बिल्कुल सही। और आसान भाषा में इन्हें टू बिग टू फेल संस्थाएं कहा जाता है। टू बिग टू फेल मतलब जो इतनी बड़ी हैं कि अगर वो डूबी तो पूरी अर्थव्यवस्था ले डूबेंगी। कौन सी हैं ये 3 कंपनियां? जीवन बीमा में LIC है, साधारण बीमा में न्यू इंडिया इंश्योरेंस है और पुनर्बीमा यानी री इंश्योरेंस में GIC री है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। अर्थशास्त्र में एक चीज होती है मॉरल हैजर्ड। तो क्या ये टू बिग टू फेल का ठप्पा इन कंपनियों को मतलब थोड़ा लापरवाह नहीं बना सकता? वो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार उन्हें डूबने तो देगी नहीं, तो वो ज्यादा जोखिम ले सकती हैं। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसीलिए इन संस्थाओं पर सिर्फ ये मुकुट पहनाकर इन्हें छोड़ नहीं दिया जाता। तो उन पर कुछ शर्तें भी लगाई जाती हैं? बिल्कुल, इन पर बहुत ही सख्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियम लागू होते हैं। और सबसे अहम बात, इन्हें अतिरिक्त पूंजी के नियम मानने पड़ते हैं। अतिरिक्त पूंजी मतलब? क्या उन्हें अपना कुछ पैसा अलग से रिजर्व रखना पड़ता है? हाँ, ताकि अगर कोई संकट आए तो वो सरकार का मुंह देखने के बजाय खुद ही अपनी ढाल बन सके। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और जब हम वित्तीय सुगमता और डिजिटल क्रांति की बात कर ही रहे हैं तो हमें यूपीआई की सफलता को भी देखना चाहिए। अरे यूपीआई, इसे तो एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च किया था ना? जी हाँ, और अब इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। और आप इसके मार्च 2026 के आंकड़े सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कितने आंकड़े? इसका वॉल्यूम 22.64 बिलियन रहा है। बाप रे, 22 बिलियन से ज्यादा लेन देन सिर्फ एक महीने में? हाँ, और इनका जो मूल्य है वो 29
6.53 लाख करोड़ रुपए रहा है। मतलब अगर हम दैनिक औसत निकालें तो हर दिन करीब 730 मिलियन लेन देन हो रहे हैं। ये तो सच में एक घातीय वृद्धि है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मुझे याद है 2016 में पूरे साल में शायद सिर्फ 1 करोड़ लेन देन हुए थे। सही याद है आपको। और आज हम वॉल्यूम में 22,000 गुना और मूल्य में 4,000 गुना आगे बढ़ चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अब ये सिर्फ पेमेंट तक सीमित नहीं है। मैंने सुना है कि एनपीसीआई के भीम ऐप में कुछ नया फीचर आया है। हाँ, उन्होंने ट्रांसयूनियन सिबिल के साथ साझेदारी की है। सिबिल मतलब अब हम भीम ऐप पर सीधे अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये सिर्फ सब्जी वाले को पैसे देने का ऐप नहीं रहा। हाँ। ये आपको क्रेडिट की दुनिया से भी जोड़ रहा है। क्या बात है। मतलब यूपीआई ने तो वैश्विक स्तर पर अपना एक अलग ही दबदबा बना लिया है। और जैसे यूपीआई ग्लोबल चैंपियन बन रहा है, वैसे ही खेल के मैदान में भी भारत की स्थिति काफी चर्चा में है। हाँ। थॉमस कप 2026 ये विश्व पुरुष टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो अभी हाल ही में चीन के चेंगडू में आयोजित हुई थी। बिल्कुल। और भारत ने इसमें कैसा प्रदर्शन किया? भारत ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हम लोग सेमीफाइनल में फ्रांस से हार गए थे और फिर चीन ने फ्रांस को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। लेकिन मैं याद दिला दूं कि भारत ने 2022 में पहली बार इसमें स्वर्ण पदक जीता था। हाँ, वो एक ऐतिहासिक जीत थी। और वैसे सुनने वालों के लिए बता दूं, ये जो थॉमस कप होता है ना, ये केवल पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए उबेर कप होता है। सही जानकारी दी आपने। और अगर हम यहाँ एक एनालॉजी लें, मतलब खेल की तुलना अर्थव्यवस्था से करें, तो दोनों में निरंतरता जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी। बिल्कुल। कभी आप गोल्ड जीतते हैं, कभी ब्रॉन्ज, लेकिन अहम यह है कि आप खेल में बने रहें, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहें। और हमारी अर्थव्यवस्था में ये सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने का काम कौन करता है? हमारा घरेलू आर्थिक रेफरी यानी रिजर्व बैंक। जी हाँ। और इसी कड़ी में अगर हम खेल के मैदान से मौद्रिक नीति के मैदान की ओर चलें, तो हाल ही में जो मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक हुई, उसमें उन्होंने सर्वसम्मति से ब्याज दरों को बिना किसी बदलाव के रखा है। मतलब उन्होंने अपना रुख न्यूट्रल रखा है। हाँ। और प्रमुख दरें कुछ इस तरह हैं। रेपो रेट 5.25% पर है, एसडीएफ 5% पर, और एमएसएफ और बैंक रेट दोनों 5.50% पर है। 0.35% पर। साथ ही जो आरक्षित अनुपात होते हैं ना, जैसे सीआरआर 3% और एसएलआर 18% पर स्थिर रखे गए हैं। और सबसे जरूरी आंकड़ा है मुद्रास्फीति यानी महंगाई का। रिजर्व बैंक ने सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति का जो अनुमान है वो 4.6% रखा है। तो अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये न्यूट्रल रुख का असल में क्या अर्थ होता है? देखिए, न्यूट्रल रुख का सीधा सा मतलब है कि आरबीआई अभी वेट एंड वॉच के मोड में है। मतलब वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल। वो बाजार में न तो एकदम से बहुत सारा पैसा डाल रहे जिससे महंगाई बढ़े, और न ही पैसा निकाल रहे हैं जिससे विकास दर धीमी हो जाए। तो आरबीआई तो अपनी तरफ से अर्थव्यवस्था को सुरक्षित कर रहा है, लेकिन जब हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो हमारी संपदा की सुरक्षा कैसे हो रही है, खासकर बौद्धिक संपदा की? बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हाँ। यहाँ स्थिति थोड़ी जटिल है। हाँ, मैंने अमेरिकी विशेष 301 रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। ये रिपोर्ट इसी के बारे में है ना? जी, ये आईपीआर के संरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट है और भारत अभी भी इनकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में बना हुआ है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में? और हमारे साथ इसमें चीन, रूस, इंडोनेशिया, चिली और वेनेजुएला जैसे देश भी हैं। अमेरिका की चिंताएं मुख्य रूप से इस बात को लेकर है कि भारत में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का जो संरक्षण है वो उनके हिसाब से अपर्याप्त है। वैसे वियतनाम की स्थिति तो और भी खराब है। इसमें उन्हें सबसे गंभीर श्रेणी यानी प्राथमिक विदेशी देश में रखा गया है। सही कहा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये जो ग्लोबल रिपोर्ट्स होती हैं, क्या ये विकासशील देशों पर दबाव बनाने का महज एक कूटनीतिक तरीका नहीं है? मैं कहूंगी कि कूटनीति में इसे नेम एंड शेम की रणनीति कहते हैं। मतलब जानबूझकर रिपोर्ट में नाम डालकर शर्मिंदा करना। हाँ, अमेरिका की जो बड़ी फार्मा और टेक कंपनियां हैं, वो बहुत तगड़ी लॉबिंग करती हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि बौद्धिक सुरक्षा के साथ साथ भौतिक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। भौतिक सुरक्षा मतलब आप रक्षा क्षेत्र की बात कर रही हैं? बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही शानदार खबर है। डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा तट से एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ओहो, हाइपरसोनिक? हाँ जी। ये तो इसका दूसरा सफल परीक्षण था ना? जी हाँ, और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 1500 किलोमीटर? और इसकी गति तो शायद ध्वनि से 10 गुना ज्यादा है। सही कहा आपने। ये मैक 10 की स्पीड से उड़ती है और ये एक 2 स्टेज हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है। ग्लाइड वाहन? इसका मतलब ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह किसी तय रास्ते पर नहीं जाती, बल्कि हवा में ही अपनी दिशा बदल सकती है। बिल्कुल। और इसका रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। ये दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और जो विमान वाहक होते हैं ना, उन्हें अचूक निशाना बना सकती है। तो ये हमारी डीप सी डिफेंस को बहुत मजबूत कर रही है। हाँ,
और समुद्र की सुरक्षा सिर्फ मिसाइलों से नहीं होती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अभियानों से भी जुड़ी है। वो कैसे? क्योंकि जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें कच्चा माल इन्हीं समुद्री रास्तों से तो मिलता है। अच्छा, अब मैं समझा। आप हॉर्मुज़ जल संधि की बात कर रही हैं। जी बिल्कुल। वहाँ अमेरिका ने अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया है और इसका मकसद यही है कि जो कमर्शियल जहाज वहाँ से गुजरते हैं उन्हें एस्कॉर्ट किया जाए, ताकि नौवहन की स्वतंत्रता बहाल रह सके। हाँ, और इसके लिए उन्होंने गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, 100 से ज्यादा समुद्री विमान और करीब 15,000 सैन्यकर्मी तैनात किए हैं। इको जोड़ती है और यहाँ से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। और अब यहाँ से ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि हॉर्मुज से जो कच्चा तेल आता है ना, उसका सीधा असर भारत के 8 प्रमुख उद्योगों पर पड़ता है, जिन्हें हम कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। ये तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। IIP यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इनका वेटेज करीब 40.27% है। बिल्कुल। और इन 8 उद्योगों में आते हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। सही कहा। और इनमें सबसे ज्यादा वेटेज रिफाइनरी उत्पादों का है, करीब 28.04%। और सबसे कम वेटेज उर्वरक का है, 2.63%। लेकिन मैंने अभी मार्च 2026 के जो ताजा आंकड़े देखे, उनमें एक चिंताजनक बात है। क्या बात है? इन कोर उद्योगों में 0.4% का संकुचन दर्ज किया गया है। मतलब ये सिकुड़ गए हैं। पिछले 5 महीनों में ये पहली गिरावट है। तो यहाँ मैं एक विरोधाभास देख रहा हूँ। मतलब एक तरफ हमने एपिसोड, मेरा मतलब है इस डीप डाइव की शुरुआत में बात की थी कि GST रिकॉर्ड स्तर पर है। जी हाँ, 2 लाख करोड़ के पार। और दूसरी तरफ हमारे कोर उद्योगों में संकुचन हो रहा है। ये विरोधाभास क्यों? लोग टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में उत्पादन गिर रहा है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, जो GST बढ़ रहा है वो मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर और रिटेल डिमांड की वजह से हो सकता है। मतलब लोग सेवाएं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट या इस्पात, वो भारी बुनियादी ढांचे से जुड़ी हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन में कोई बाधा आती है, जैसे कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव, तो उसका सीधा असर इन उद्योगों पर पड़ता है। बिल्कुल। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें बेहतर कॉर्पोरेट प्रबंधन के साथ साथ निचले स्तर पर नवाचार की भी जरूरत है। प्रबंधन से याद आया, अभी हाल ही में QS यानी क्वार्करेली साइमंस ने ग्लोबल एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2026 जारी की है। और इसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? टॉप 100 में भारत का सिर्फ एक ही संस्थान अपनी जगह बना पाया है, IIM बैंगलोर। IIMB। इनकी रैंक क्या आई है इस बार? 64वां स्थान मिला है इन्हें। लेकिन पिछले साल तो ये 50वें स्थान पर थे ना? हाँ, तो रैंकिंग में गिरावट तो आई है, लेकिन अगर हम इसके मूल्यांकन के आधार देखें तो नियोक्ता प्रतिष्ठा में इन्हें 42वीं रैंक मिली है और कैरियर परिणामों में 47वीं। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही ओवरऑल रैंक गिर गई हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो एम्प्लॉयबिलिटी है या कहें रोजगार क्षमता, वो अभी भी बहुत ऊंची बनी हुई है। बिल्कुल, कंपनियां अभी भी IIM बैंगलोर के छात्रों को बहुत महत्व दे रही हैं। तो ये तो होगी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की बात। लेकिन अब मैं आपको जमीनी स्तर के प्रबंधन यानी ग्रामीण नवाचार की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। अच्छा, कहाँ की कहानी है ये झारखंड के हजारीबाग की है। वहाँ भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर घोषित किया गया है। मोती पालन मतलब पॉयल फार्मिंग, वो भी झारखंड में? जी हाँ, और इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के तहत 22 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और आपको पता है, 2019-20 में ये सिर्फ एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट था, और अब ये एक पूर्ण जलीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है, एक्वाकल्चर इकोसिस्टम। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने वहां 1,02,000 मोतियों का उत्पादन दर्ज किया है। 1 लाख से ज्यादा मोती। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सतत जलीय कृषि और स्थानीय लोगों में कौशल विकास करना है। मतलब ये जो नीली क्रांति है, ब्लू रेवोल्यूशन, ये सिर्फ मछली पकड़ने तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्थानीय कौशल विकास इस नीली क्रांति को एक नई दिशा दे रहा है। और ये क्षेत्रीय विकास तब और भी मजबूत हो जाता है जब हम इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों और सीमा पार बुनियादी ढांचे को भी जोड़ दें। जी, और इसका सबसे ताजा उदाहरण है वियतनाम के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति टो लाम की भारत यात्रा। ये उनकी भारत की पहली राजकीय यात्रा थी। और ये एक बहुत खास मौके पे हुई है। 2016 में भारत और वियतनाम के बीच जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई थी, ये उसकी 10वीं वर्षगांठ थी। सही कहा। और इस दौरान उन्होंने बोध गया और मुंबई का भी दौरा किया, जिसका अपना एक गहरा सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। वियतनाम वैसे भी हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही प्रमुख स्तंभ रहा है। अगर मैं यहाँ एक एनालॉजी दूं, तो जैसे हजारीबाग में मोतियों की खेती हो रही है ना, वैसे ही कूटनीति भी रिश्तों की खेती है। बहुत खूब कहा आपने।
इसे भी समय और विश्वास के पानी से सींचना पड़ता है। और इन एक्ट ईस्ट नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे की बहुत जरूरत है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने $70 बिलियन की कनेक्टिविटी योजना बनाई है। $70 बिलियन, इसका लक्ष्य कब तक का है? ये निवेश 2035 तक किया जाना है और इसके तहत 2 बहुत ही प्रमुख कार्यक्रम हैं। कौन कौन से? पहला है $50 बिलियन का पैन एशिया पावर ग्रिड। अच्छा, ये किस लिए है? इसका मकसद है सीमाओं के पार बिजली के ग्रिड बिछाना, ताकि देश आपस में नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी का व्यापार कर सकें। और दूसरा कार्यक्रम? दूसरा है $20 बिलियन का एशिया पैसिफिक डिजिटल हाईवे। मतलब फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए पूरे इलाके में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना? बिल्कुल सही। तो अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इस योजना से सिर्फ सस्ती बिजली ही नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे एशिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी आपस में डिजिटल रूप से जुड़ जाएंगी। हाँ, लेकिन विदेशी संस्थाएं तो अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। मैं सोच रहा था कि भारत के जो आम नागरिक हैं उनकी छोटी बचतों का इस पूरे खेल में क्या रोल है? ये बहुत ही अहम सवाल है। छोटी बचतें अर्थव्यवस्था को स्थिरता देती हैं। जैसे अभी अप्रैल से जून 2026 की तिमाही के लिए जो लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें आई हैं, हाँ, वो लगातार 8वीं तिमाही के लिए अपरिवर्तित रही हैं। हाँ, कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा ब्याज किस पे मिल रहा है अभी? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS और सुकन्या समृद्धि योजना, इन दोनों पर 8.2% का ब्याज मिल रहा है। और बाकी योजनाओं का क्या हाल है? NSC पर 7.7%, KVP और 5 साल की FD पर 7.5% और PPF पर 7.1% ब्याज मिल रहा है। तो ये योजनाएं असल में आम नागरिक की आर्थिक सुरक्षा का सबसे प्रमुख साधन है। लेकिन जब राज्यों के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो क्या ये छोटी बचतें काफी होती हैं? नहीं, छोटी बचतों की अपनी एक सीमा है। जब किसी राज्य को कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करना होता है तो उसे विदेशी निवेश की आवश्यकता होती है। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? बिल्कुल, आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बन रही है अमरावती, उसका विकास प्रोजेक्ट। हाँ, उसकी तो अनुमानित लागत ही करीब 15,000 करोड़ रुपए है। सही कहा। और इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए को फाइनेंसिंग यानी सह वित्त पोषण का मॉडल अपनाया जा रहा है। इसमें कौन-कौन सी संस्थाएं पैसा लगा रही हैं? विश्व बैंक और एडीबी दोनों मिलकर करीब $1.6 बिलियन का ऋण दे रहे हैं। मतलब $800 मिलियन विश्व बैंक से और 800 मिलियन एडीबी से। जी, और वर्तमान स्थिति ये है कि विश्व बैंक ने पहले चरण के लिए $340 मिलियन जारी भी कर दिए हैं। और शायद भारत सरकार ने भी इसमें 400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी है। बिल्कुल। तो ये परियोजना हमें साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे वैश्विक पूंजी और हमारी राष्ट्रीय पूंजी दोनों मिलकर ही स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं। तो आगे विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। सिलेक्शन विचार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।